मेरी छोटी बहन की 2 बार तलाक हो चुकी थी। दोनों बार ही शादी वाली रात ही वो तलाक लेकर आ जाती थी। मैं और मेरी माँ उसके लिए बहुत परेशान थी कि आखिर ऐसा क्यों होता। इसकी जब तीसरी शादी मस्जिद की इमाम से हुई तो माँ ने इसके साथ मुझे भी भेज दिया। तो बात का पता लगाने के लिए मैंने रात को इनके कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरी बहन की शादी की पहली रात थी। वो अपने शौहर के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकती थी। मुझे लगा कि मैं वहीं जमीन में धंस जाऊंगी। आखिर मेरी माँ की परवरिश में कौन सी कमी रह गई थी जो मेरी बहन ने पहली रात ही अपने शौहर के साथ। कोई मर्द भी ऐसी हरकत करते हुए 100 बार सोचता है। मेरी बहन को तो शायद शर्म छूकर भी नहीं गुजरी थी। मैं हक्का बक्का सी खड़ी थी क्योंकि आज तक मैं बहन को मासूम समझा करती थी। मुझे लगता था कि इस पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इसके मासूम चेहरे के पीछे एक ऐसी मकारी छुपी है। इससे पहले कि मैं और कुछ देख पाती मुझे किसी की आहट सुनाई दी थी और मैं जल्दी से खिड़की से हटकर इस कमरे में पहुंच गई थी जो मुझे रात गुजारने के लिए दिया गया था। अगर मेरी माँ आज रात मुझे मेरी बहन के साथ यहाँ आने के लिए मजबूर ना करती तो शायद हम कभी ये राज ना जान पाते कि मेरी बहन का घर क्यों उजड़ता है। इससे पहले भी 2 बार उसे तलाक हो गई थी। ये इसकी तीसरी शादी थी। हर बार शादी की रात जब वो तलाक का धब्बा लेकर हमारे घर आती तो हम रो रो कर बेहाल हो जाते। हम सबको यही लगता कि इस बेचारी के साथ जुल्म हुआ है, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता था कि इन 2 तलाकों के पीछे की असल वजह क्या थी। लेकिन आज की रात इस रात से पर्दा उठ गया था और मैं सारा सच जान चुकी थी। मेरी उम्र 25 साल थी और मेरी सबसे छोटी बहन 20 साल की थी। देखा जाता तो बड़ी बहन होने के नाते मेरी शादी पहले होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी सिर्फ मंगनी हुई थी और वो भी इसलिए क्योंकि मैं नौकरी करके घर का खर्चा चलाती थी। मेरा मंगेतर अब्दुल्ला बहुत अच्छा और हमेशा मुझे सपोर्ट किया करता था। हमारे घर में कोई मर्द नहीं था, इसलिए मुझे ही मर्द बनना पड़ता था। पापा के इंतकाल के बाद मैंने घर संभालना शुरू कर दिया और फिर अपनी छोटी बहनों की जिम्मेदारियां भी खुद ही उठा ली थी। इन तीनों को बीए तक तालीम दिलवाने के बाद मैंने इनकी शादी का बेड़ा उठा लिया और जैसे तैसे पैसे जमा करने लगी इन्हें इज्जत के साथ रुखसत करके बड़ी बहन होने का हक अदा कर सकूं। मेरे बाद वाली बहन जो 23 साल की थी उसकी शादी मैंने अपने ऑफिस में ही काम करने वाले एक लड़के से करवाई थी। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ही खुश थी, लेकिन इससे छोटी वाली बहन अनम के साथ न जाने किस्मत ने कैसा खेल खेला था कि वो 2 बार बसने से पहले ही उजड़ जाती थी। जो पहली बार उसका रिश्ता आया था तो वो लोग बहुत अच्छे थे। लड़के की नौकरी भी ठीक ठाक थी और दिखने में भी स्मार्ट था। बस यही सब देखकर मैंने रिश्ता पक्का कर दिया था। पापा के बाद जब सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर पड़ी तो फिर मेरी माँ ने सारे फैसले मुझ पर छोड़ दिए थे, क्योंकि वो बहुत ही सीधी सादी सी थी। उन्होंने तो कभी बगैर जरूरत घर से बाहर कदम भी नहीं रखा था। माँ को लगता था कि मुझे दुनियादारी की समझ इनसे ज्यादा है, इसलिए बेटियों के रिश्ते जैसे बड़ी जिम्मेदारी भी माँ ने मेरे हवाले कर दी थी। किरण की शादी भी मेरी ही पसंद से की गई थी, इसलिए मैं मुतमईन थी कि मैंने अपनी बहन के हक में अच्छा फैसला किया। इसलिए जब अनम की शादी की बात आई तो मैंने उसके लिए भी बहुत देखभाल कर रिश्ता देखना शुरू किया। इमरान को उसके लिए चुन लिया। मुझे इसमें कोई भी बुराई नहीं दिखाई दी। वो लोग बहुत खुश दिली से रिश्ता लेकर हमारे घर आए थे। इमरान की बहन ने अनम को इमरान के लिए पसंद किया था। रिश्ता पक्का होते ही इमरान ने खुद ये बात की थी कि इसे हमसे जहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, वो सादगी से शादी करना चाहता है। और ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था कि वो जहेज जैसी चीज के खिलाफ है। अक्सर मैंने रिश्ते वालों को बहुत लालची देखा था और ज्यादातर लोग तो रिश्ता होने से पहले ही पूछ लेते हैं कि आप शादी में क्या देंगे, लेकिन इसकी बात ने मेरा दिल जीत लिया था। मुझे लगा था कि इमरान से ज्यादा बेहतर और अच्छा रिश्ता अनम के लिए कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन शायद मेरी यही गलत फहमी थी। मैंने अपने मंगेतर अब्दुल्ला को भी इमरान से मिलवाया था और अब्दुल्ला का कहना था कि इमरान वाकई बहुत अच्छा लड़का है। शादी से पहले 3-4 बार हमारी इसके घर वालों से बाकायदा मुलाकात हुई थी। हमें तो हर बार ही वो लोग बहुत अच्छे लगे और फिर मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक थोड़ा बहुत जहेज जमा करके अनम की शादी इमरान के साथ करवा दी। मेरी बहन बड़ी धूमधाम से रुखसत हो गई थी क्योंकि इमरान ने अपनी तरफ से शादी पर बड़ा खर्चा किया था। अनम के कपड़ों से लेकर हर चीज बहुत अच्छी थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि खुदा उन चीजों का बरतना भी नसीब करे। ऐसे दुआ देनी चाहिए, मगर मेरी बहन को कोई भी चीज बरतना नसीब ना हो सकी। अनम की रुखसती करने के बाद मैं और मेरी अम्मी सुकून से बैठे थे। किरण अपने घर वापस चली गई थी। इसके बच्चे छोटे थे, इसलिए वो हमारे घर ज्यादा नहीं ठहरा करती थी। रुखसत
रखसती के बाद मैंने और अम्मा ने साथ खाना खाया और अम्मा ने चाय बनाई और मेरे हाथ में पकड़ाकर कहने लगी, तुमने अपने बाप के जाने के बाद सही मायनों में औलाद होने का हक अदा किया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। खुदा ने भले ही मुझे बेटा नहीं दिया लेकिन बेटे से ज्यादा अच्छी बेटी दी है। मैं बड़े लाड में माँ की गोद में सर रख कर लेट गई। माँ कहने लगी, अब तुम अपनी शादी के बारे में सोचो, बहनों के बारे में बहुत सोच चुकी हो, वो दोनों अपने घरों की हो गई है। मैं अपनी शादी की बात सुनकर खिलखिलाकर हंसी थी और घर का दरवाजा बज उठा था। माँ ने हैरत से मेरी शक्ल देखी और कहने लगी, रात की इस पहर कौन आया है? सारे कामों से फ्री होकर हमें 1 बज गए थे और उस वक्त दरवाजे पर किसी का आना बहुत ही अजीब बात थी। मैंने हमाद से कहा कि चलिए साथ चलकर देखते हैं। मैं और माँ दरवाजे पर पहुंची और आवाज देकर पूछा, कौन है? तो दरवाजे के बाहर से अनम की लरजती हुई आवाज सुनाई दी। वो कहने लगी, दरवाजा खोलिए आपी, मैं हूँ। अनम की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और अपना बैग पकड़े अंदर आ गई थी। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ है? तो तेज तेज रोती हुई मेरे गले लग गई और फिर ऐसी खबर सुनाई कि मेरी जान निकल गई। कहने लगी, आप इमरान ने मुझे तलाक दे दी है। उन्होंने ये शादी मजबूरी में की थी। वो खुश नहीं थे, इसलिए मौका मिलते ही उन्होंने मुझे तलाक देकर अपने घर से निकाल दिया। अपनी बहन की खुशी की खातिर उन्होंने शादी तो कर ली थी लेकिन उसे निभाना नहीं चाहते थे। अनम की बात सुनकर मेरी हालत खराब हो गई। एक बाप की जगह बाप बनकर बहन को रुखसत करना बहुत मुश्किल काम था। इस शादी की नाकामी को मैं अपनी नाकामी समझ रही थी क्योंकि शायद मैंने ही सही लड़के का चुनाव नहीं किया था। मेरी बहन के आंसू ने मेरा दिल दुखा दिया था। मैंने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी कि ये सब मेरी गलती है। शायद मुझे इमरान को अच्छी तरह जान लेना चाहिए था। उसने कुछ भी ना कहा, वो बस रोती ही रही। माँ कहने लगी कि अभी और उसी वक्त जाकर पता करते हैं कि उन्होंने हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन इससे पहले कि अनम ने माँ का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, इनके घर जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती वो आप लोगों के साथ बदतमीजी करे क्योंकि उसने मेरे साथ भी बहुत बुरा सलूक किया है। और तो और अब अपने घर वालों के सामने उसने मुझे ये बदकिरदार ठहरा दिया है। वहां जाकर सिवाय हमारी बदनामी के और कुछ नहीं होगा। तलाक होनी थी वो हो चुकी है, अब किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं रहा। मैंने हैरत से पूछा, लेकिन उसने तुम्हें तलाक दी क्यों? अगर तुम उसे पसंद नहीं थी तो वो शादी से पहले ही ये बात बता सकता था ना। उसने तो शादी पर खूब खर्चा किया है, फिर इस तलाक के पीछे क्या वजह है? मेरी बात सुनकर अनम ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा और कहने लगी, बता तो चुकी हूँ, ये सब कुछ उसने सिर्फ अपनी बहन की खुशी की खातिर उसे दिखाने के लिए सब किया था और फिर मुझे तलाक देकर अपनी बहन के सामने मेरे किरदार को दागदार कर दिया और सबसे ये भी कहा कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ये सुनकर मेरा खून खोल उठा था, लेकिन फिलहाल मुझे अनम को संभालना था। मैंने और माँ ने अनम को हौसला दिया और सारी रात हम खामोशी से अपनी जगह आंसू बहाते रहे। कुछ देर पहले वाली खुशी बिल्कुल खत्म हो गई थी और हमारे दिलों में एक तूफान ने जन्म ले लिया था। एक बेचैनी थी जो मुझे खाए जा रही थी कि आखिर इमरान इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है। वो तो बहुत ही सुलझा हुआ समझदार लड़का मालूम होता था। कोई कैसे मर्द एक ही रात में अपनी बीवी को तलाक दे सकता है? ये वो बातें थी कि जिन्होंने मेरी आंखों से नींद उड़ा दी थी और शायद हमारे घर का सुकून भी, क्योंकि अगली सुबह ये खबर सारे मोहल्ले में फैल गई कि आधी रात को अनम तलाक लिए वापस लौट आई है। मोहल्ले वाले हमारे घर आए और तरह तरह की बातें बनाने लगे। माँ ने खुद सबके सामने अनम के ससुराल वालों की खूब तारीफें की थी, खासकर जहेज ना लेने पर इमरान की भी। अब इन्हीं लोगों के सामने इमरान और उसके घर वालों की बुराई करना बहुत ही मुश्किल था। किसी को भी हमारी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। हर कोई हैरत से कह रहा था कि जिस लड़के ने जहेज ना लिया वो बिला वजह तलाक क्यों देगा। लोगों की बातें सुनकर अनम बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और मुझसे माँ से वादा लिया कि हम में से कोई भी इमरान या उसके घर वालों की शक्ल भी देखेगा और ना ही कभी उन लोगों का जिक्र इस घर में होगा। अनम की हालत देखते हुए मैंने और माँ ने वादा कर लिया था। दोपहर के वक्त मेरा मंगेतर अब्दुल्ला मेरे घर आया और वो भी सब कुछ जानने के बाद हक्का बक्का रह गया। कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है? मैं जाकर बात करता हूँ, आखिर वो कैसे वो हमारी अनम के साथ इतना बड़ा जुल्म कर सकते हैं। लेकिन ये बात अनम के कानों में पड़ गई और उसने रो धोकर उसे रोक लिया। कहने लगी, अगर आप वहां जाएंगे तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मैं नहीं चाहती वो गंदी बातें आपके कानों में भी पड़े जो सुनकर आई हूँ। इसकी हालत देखकर अब्दुल्ला भी रुक गया। अनम की अब्दुल्ला से काफी दोस्ती भी थी। मैंने अब्दुल्ला से कहा कि तुम उसे समझाओ और कहो कि खुद को कमरे में बंद ना रखे। अब्दुल्ला ने अनम के सर पर हाथ रखा और कहने लगा, चलो मैं तुम्हें बाहर घुमा कर लाता हूँ। और फिर अब्दुल्ला खुद ही जबरदस्ती बाइक
पर अनम को लेकर गोलगप्पे खिलाने चला गया। मैं तो माँ के साथ घर पर ही रुक गई थी क्योंकि माँ की हालत ठीक नहीं थी। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। एक तरफ अनम की तलाक और दूसरी तरफ माँ की तबीयत और फिर किरण के ससुराल वाले भी बहुत बातें बना रहे थे। वो आई तो नहीं थी मगर उसका फोन आया था। वो कह रही थी कि मेरी सास ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। वो कह रही थी कि न जाने कहाँ इमरान के घर वालों के जरिए इन्हें ये बात पता चली है कि अनम बद किरदार है और इसका किसी और लड़के से चक्कर है। मैंने किरण को तसल्ली दी और कहा कि तुम अपना घर बाहर देखो, यहाँ सब कुछ देखने के लिए मैं मौजूद हूँ। लेकिन सच तो ये था कि मैं खुद भी टूटी हुई थी। काफी देर बाद अब्दुल्ला और अनम लौटे थे। अनम का मूड काफी अच्छा हो गया था। उसके हाथ में गोलगप्पे थे। वो मेरी तरफ बढ़ाकर कहने लगी, आपने भी कल से कुछ नहीं खाया, आप ये खा लो। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और ये मुस्कुराहट देखकर मुझे सुकून हो गया था। वो अपने कमरे में चली गई तो मैंने अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया। अब्दुल्ला कहने लगा कि अनम को इस वक्त दिलजोई की जरूरत है, तुम कोशिश करो कि ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारो। अब्दुल्ला की बात सुनकर मैंने सर झुका लिया। मैं नौकरी करती थी और अगले ही दिन से मुझे नौकरी पर जाना था। मैंने अब्दुल्ला से कहा कि तुम ही जाकर अब इसके साथ कुछ ही देर बैठ जाओगे तो उसका दिल बहल जाएगा और फिर तेजी से दिन गुजरने लगे। अक्सर अब्दुल्ला मुझे फोन पर बताता कि वो अनम के साथ बातें कर रहा है। ये सुनकर मुझे तसल्ली हो जाती कि अनम कम से कम अब्दुल्ला की कंपनी में खुश तो है। उस रात के बाद से अब तक हम में से किसी ने भी इमरान से कोई बात नहीं की थी। मेरी शादी भी टल गई थी क्योंकि अब मुझे फिर अनम के बारे में सोचना था। अनम के तलाक को 4 महीने ही गुजरे थे कि इसके लिए फिर से बहुत सी अच्छी जगह से वो रिश्ता आ गया। वो लोग अब्दुल्ला के जाने वाले थे और रिश्ता अब्दुल्ला के जरिए ही आया था। लड़का अब्दुल्ला का दोस्त था और अब्दुल्ला ने उस अनम की पहली तलाक के बारे में सब कुछ बता दिया था। इन्हें अनम के तलाक पर भी कोई इतराज नहीं था। मैं इस रिश्ते का सुनकर कुछ हिचकिचा रही थी क्योंकि पुराने मामले को भी अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था और मुझे नहीं लगता था कि अनम शादी के लिए राजी होगी। लेकिन अब्दुल्ला के बार बार कहने पर मैंने अनम को रिश्ते के बारे में बताया तो मुझे हैरत हुई। उसने बिल्कुल भी कोई ऐसी रिएक्शन नहीं दिया था जो मुझे लग रहा था। उसने बड़े सुकून से मेरी बात सुनी और कहने लगी, आप ही अगर आपको ठीक लगता है तो मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि जल्दी से मेरा घर बसे ताकि आप भी अपनी जिंदगी की खुशियाँ हासिल कर सके। अनम की बात सुनकर मुझे खुशी हुई थी कि इससे मेरी खुशियों का ख्याल था और मेरी खातिर वो अपना माजी भूलने को भी तैयार थी। मैंने अब्दुल्ला से कहकर इन लोगों को बुलवा लिया। वो लोग भी बहुत अच्छे थे। लड़के का अपना कारोबार था, पैसे वाले थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब्दुल्ला ने कहा कि लड़का बहुत अच्छा है, छानबीन की भी जरूरत नहीं। और फिर अब्दुल्ला के कहने पर मैंने आंख बंद करके अनम का रिश्ता पक्का कर दिया। वो लोग जल्दी शादी करना चाहते थे। मैं भी यही चाहती थी कि अनम किसी नए रिश्ते से जुड़कर पुरानी बातों को भूल जाए। इसलिए 4 लोगों के बीच हमने खामोशी से निकाह पढ़वा दिया। ना ही किसी मोहल्ले वालों को दावत दी, ना ही खानदान में ढंढोरा पीटा। अनम रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई और मेरी माँ परेशानी से दुआ मांगने लगी कि इस बार अनम अपनी शादीशुदा जिंदगी में बस जाए। मैं भी खामोशी से कोने में बैठ गई थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मैंने अब्दुल्ला को फोन मिलाया तो वो कहने लगा, फिक्र ना करो, मुबशिर बहुत ही अच्छा आदमी है, सालों से मेरा दोस्त है, इसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, अनम को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब्दुल्ला की बात सुनकर मुझे इत्मीनान हो गया था। मेरा ध्यान बटाने के लिए वो कहने लगा, अब हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, तुम्हारे इंतजार में मेरी उम्र निकलती जा रही है। और इसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा पड़ी और फिर हम दोनों बातों में बिजी हो गए। 2 घंटे गुजरे थे कि घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। इस बार तो मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मुझे खौफ आ रहा था कहीं मैं दरवाजा खोलूं तो सामने अनम ना खड़ी हो। और कभी कभी कुछ ख्याल सच साबित हो जाते हैं। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो रात के 1 बजे अनम दरवाजे पर खड़ी थी और उसका हाल पहले से भी ज्यादा बुरा था। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो आते ही फर्श पर बैठ गई और अपने बाल नोचते हुए कहने लगी, न जाने मुझसे कौन सा गुनाह हुआ है कि हर कोई मुझे बदकिरदार कहता है, जबकि मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर अनम को थामा और उससे पूछा कि अब क्या हुआ है। वो कहने लगी, मुझे तलाक हो गई है, फिर मेरे दामन पर दाग लगा है, मेरे माथे पर कालक मल दी गई है, मैं एक बदकिरदार लड़की हूँ, न जाने किसको मुझसे बैर हो गया है। मेरी रुखसती से पहले ही न जाने कौन मेरे शौहर के कान में क्या कह जाता है कि वो मुझे बदकिरदार कहकर तलाक दे देता है। इमरान ने कहकर मुझे छोड़ा था कि वो किसी और में दिलचस्पी रखता है, लेकिन दुनिया के सामने उसने मुझे बदकिरदार ठहरा दिया था। और इस बार मुबशिर ने साफ यही कहा कि मैं बदकिरदार हूँ और वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। लगता है इमरान ने ही कोई गलत हरकत की है। ये कहकर वो रोने और मैं सर पकड़ कर बैठ गई। मैंने गुस्से से अनम से कहा कि
अगर तुम हम में से किसी को इमरान से बात करने देती तो आज ये सब ना होता। मेरी बात सुनकर वो चिल्लाने लगी, अपना सीना पीटने लगी। माँ ने मुझे समझाया कि ये बहन को बुरा कहने का नहीं है, उससे संभालने की कोशिश करो। और फिर एक बार फिर हम दोनों माँ बेटी मिलकर अपनी टूटी हुई अनम को संभालने लगे। अब्दुल्ला जो फोन पर दूसरी तरफ मौजूद था, उसे भी सब कुछ पता चल गया था। वो भी फौरन हमारे घर चला आया था। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि मुबशिर ने अनम को तलाक दे दी है। वो तो अब भी मुबशिर की तारीफें कर रहा था कि वो बहुत ही अच्छा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैंने अब्दुल्ला को कॉलर पकड़ लिया और उससे कहा कि मैंने आंखें बंद करके तुम्हारी हर बात पर इतबार किया था। तुमने कहा कि मुबशिर बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम बताओ कि ये सब क्या है। जाओ जाकर अपने दोस्त से सवाल जवाब करो। ये सुनते ही अनम गुस्से से मेरी तरफ आई और कहने लगी, क्यों आप ही हर बार मेरे जख्मों को कुरेदने की बात करती हैं? नहीं जानना हमें कुछ भी, और ना ही मुबशिर से कोई बात करने की जरूरत है। इसने अब्दुल्ला की तरफ देखा और हाथ छोड़कर कहने लगी, आपने तो मेरा भला ही चाहा था, लेकिन किस्मत ने मेरा बुरा लिखा था। अगर आप चाहते हैं कि मुझे और तकलीफ ना हो तो मुबशिर के पास बिल्कुल भी ना जाएं। वो इंसान बहुत ही बुरा है। अब्दुल्ला अनम को संभालने लगा और मैं खामोश से एक तरफ बैठ गई थी। मेरे पास कहने के लिए शायद लफ्ज भी ना बचे थे। जैसे जैसे अब्दुल्ला ने सारी रात अनम की दिलजोई की थी और उससे वादा भी किया कि वो मुबशिर के पास नहीं जाएगा, हमारे घर में खामोशी ठहर गई थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। अम्मा अपने कमरे में बंद थी और अनम अपने कमरे में। मैंने अब्दुल्ला से बात करना छोड़ दी थी। मेरा दिल उसकी तरफ से खराब हो गया था। वो जब भी आता अनम के साथ ही बैठकर वापस चला जाता। पहली बार मेरी बहन मेरे गलत फैसले की भेंट चढ़ी थी और दूसरी बार मेरे मंगेतर के गलत फैसले की। मुझ में इतना हौसला नहीं था कि मैं तीसरी बार इसकी जिंदगी का फैसला करती, इसलिए मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। जिंदगी धीरे धीरे चल रही थी। अब्दुल्ला की माँ ने मेरी और अब्दुल्ला की शादी पर जोर दिया था। वो कह रही थी कि कब तक तुम बैठी रहोगी, मेरे बेटे की भी तो उम्र हो रही है, वो सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इनकी बात ठीक थी। अब्दुल्ला ने वाकई 9 साल मेरे इंतजार में निकाले थे, लेकिन मैं क्या करती। अनम को रुखसत किए बगैर तो शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए एक बार हमारे घर में अनम की शादी का जिक्र होने लगा, लेकिन इस बार ना सिर्फ वो डरी हुई थी बल्कि मैं और माँ भी घबरा रही थी। किरण की सास ने इस कदर परेशान कर दिया था कि वो तो अब हमारे घर चक्कर भी नहीं लगा रही थी। अनम खूबसूरत थी और इसलिए एक बार फिर इसके लिए रिश्ता आना शुरू हो गया। इसकी दूसरी शादी से तो बहुत ही कम लोग वाकिफ थे, इसलिए शायद रिश्ते भी अच्छे आ रहे थे। अब मैंने ये फैसला माँ पे छोड़ दिया। माँ ने बहुत देखभाल करके अच्छे और शरीफ लोगों में अनम का रिश्ता पक्का कर दिया। हैरत की बात थी कि अनम को अभी भी कोई इतराज नहीं था। वो डर जरूर रही थी, लेकिन उसने इनकार नहीं किया था। और फिर उसकी रुखसती का वक्त आया तो माँ ने एकदम ही लड़के वालों से कह दिया कि मेरी बड़ी बेटी भी साथ जाएगी, हमारे घर में ऐसी ही रस्म है। ये सुनकर पहले तो वो लोग हैरान हुए, लेकिन फिर मुझे अपने साथ ले गए। मेरी माँ ने मुझे कान में कह दिया था कि तुम्हें भेजने का मकसद यही है कि अपनी आंखें और कानें खोल कर ये मालूम करो आखिर तुम्हारी बहन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या कोई हमारा दुश्मन है या फिर कोई जानबूझकर अनम का घर उजाड़ना चाहता है। मेरी माँ को लग रहा था कि ये कोई खानदान वाला है जो हमसे दुश्मनी निकाल रहा है। जब मैं अनम के साथ उसके ससुराल पहुंची तो अनम ने मेरे साथ बिल्कुल अजीब सा सलूक किया। कहने लगी, आप अपने कमरे में जाकर सो जाएं। अजीब बात है, माँ ने आपको मेरे साथ भेज दिया। मैं तो ससुराल वालों के आगे पहले ही दूसरी शादी पर शर्मिंदा हूँ, अब आपके आने पर और ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है। ये लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। मैंने अनम से कहा कि ऐसी कोई भी अनोखी बात नहीं है, पहले इस जमाने में ऐसे भी रस्में हुआ करती थी। अनम कहने लगी, जो भी है ये मेरा ससुराल है, आपको यहाँ किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने कमरे में जाकर आराम करें। अनम का रवैया और लहजा दोनों ही बिल्कुल बदले हुए थे। मुझे अपनी बहन अनम नहीं लगी थी, इसलिए मैं खुद उठी और फिर मैंने फैसला किया कि किसी न किसी तरह मैं सच जान कर रहूंगी। अनम और उसका शौहर कमरे में गए तो मैं भी पीछे घूमकर खिड़की की तरफ पहुंच गई। ये ऊंचा सा रोशनदान था। मैं गमला रखकर उस पर खड़ी हो गई और मुझे अंदर का मंजर नजर आने लगा और दोनों मियाँ बीवी की आवाज भी सुनाई देने लगी। ये बहुत गलत बात थी, लेकिन अपनी बहन के घर को बसाने के लिए मैं ये हरकत कर बैठी थी। शादी सादगी से हुई थी, इसलिए घर में ज्यादा मेहमान नहीं थे। घर वाले भी अपने कमरों में बंद थे, किसी ने मुझे आते नहीं देखा था। और फिर मैंने देखा कि मेरी बहन अपने शौहर से तलाक मांग रही है और उससे कह रही है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मेरी बड़ी बहन ने जान छुड़वाने के लिए जबरदस्ती मेरी शादी आपसे करवा दी है। या तो आप मुझे तलाक दे दे, नहीं तो मैं वहाँ जाकर आपके ऊपर नामर्द होने का इल्जाम लगा दूंगी। पहले तो वो लड़का हक्का बक्का रह गया और फिर बार बार मेरी बहन की जिद करने लगी, तो फिर वो बड़ी खामोशी से मेरी बहन को देखने लगा। उससे पहले कि मैं आगे का मंजर देख पाती, किसी के कदमों की आहट सुनकर मैं वापस अपने कमरे में भागी और फिर कुछ ही देर बाद मेरी बहन अपना
सामान लिए अपने कमरे से निकली थी और मेरे पास आकर गुस्से से मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, चलिए, यहाँ ये इंसान मेरे काबिल ही नहीं है। मैंने अपनी बहन को नफरत से देखा और पूछा कि क्या हुआ है। वो कहने लगी, इसने भी मुझे तलाक दे दी है। ये कहते हुए उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। मैंने अपनी बहन से हाथ छुड़ाया और उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। इतने में उसका शौहर भी कमरे से निकल आया और मुझे देखते ही वो कहने लगा, आपकी बहन ने खुद मुझसे तलाक मांगी है, इसलिए मैंने इसे तलाक दे दी। मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि मैं एक ऐसी औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता हूँ जिसकी शादी जबरदस्ती की गई हो। मैंने गुस्से से अनम को देखा और कहा कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और सुना है। अब ये तुम मुझे बताओगी कि सारा माजरा क्या है? क्यों तुमने तीसरी बार भी तलाक ले ली है? पहले तो उसने इनकार किया कि इसकी कोई गलती नहीं है, और जब मैंने उसके साथ जबरदस्ती की तो वो रोती हुई कहने लगी, क्योंकि मैं अब्दुल्ला को पसंद करती हूँ, इनसे शादी करना चाहती हूँ। कई बार मैंने इन्हें शादी के लिए प्रपोज भी किया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो तो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे ही शादी करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ जब तक मेरी शादी नहीं होगी आप भी शादी नहीं करेंगे, इसलिए मैं बार बार तलाक लेकर घर वापस बैठ जाती ताकि आपकी भी शादी अब्दुल्ला से ना हो सके। अगर अब्दुल्ला मुझे अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझते तो आप इनकी मोहब्बत के हकदार नहीं हैं। ना मेरी शादी होगी और ना ही आपकी शादी होगी। अपनी बहन के मुंह से ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जिस बहन के मुस्तकबिल को बनाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी, अपनी जवानी दाव पर लगा दी थी, वही बहन मुझसे मेरी खुशियां छीनना चाहती थी। इससे तलाक हो चुकी थी। मैं इसका हाथ पकड़कर इसे घर ले आई और माँ को सारी बात बता दी। अब्दुल्ला को भी सब कुछ पता चल गया। वो पास आया और कहने लगा, अब अनम की वजह से वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। उसने अगले ही दिन काजी को लाकर मुझसे निकाह पढ़वाया और मुझे अपने साथ रुखसत करके ले गया। आज मेरी शादी को 7 महीने हो गए हैं और अनम 3 बार तलाक का दाग अपने दामन पर लिए माँ की दहलीज पर बैठी है। कभी इसके बारे में मैं सोचती हूँ तो मुझे इसकी बहुत फिक्र सताती है, और वहीं दूसरी तरफ कभी नफरत का एहसास भी जागने लगता है। समझ नहीं आता कि मैं अनम के लिए क्या करूँ। क्या दोबारा इसकी शादी का सोचूं या फिर इसके हाथ पर छोड़ दूं? जो कुछ इसने किया, इसमें गलती किसकी थी? असल कसूरवार कौन था? कि हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई थी, या फिर अब्दुल्ला के रवैये ने इसे इस हद तक पहुंचा दिया था कि उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया था? या शायद मुझे ये अपनी आंखें ज्यादा खुली रखनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है कि कसूरवार कौन है? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और मेरी अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।